जिलाध्यक्ष महोदय राठौर साहब, हमारे तमाम कांग्रेस के इस संभाग के और जिले के पदाधिकारीगण और आज मुख्य भूमिका निभाने वाले पंकज शर्मा जी, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि चुनाव की बेला है और एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप लोगों को बुलाया गया। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के जितने भी आप पहरेदार हैं, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस हॉल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, चुनाव प्रचार का भी एक लगभग अंतिम दौर शुरू हो गया है। अभी मैं मध्य प्रदेश भी रहा, छत्तीसगढ़ भी रहा। तो सबसे पहले तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता को मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगा कि भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी दोनों राज्यों में सरकार बनाने जा रही है। पिछले लगभग 3-4 महीने में मेरा चौथा ट्रिप आप लोगों के बीच में इस संभाग में हुआ, चाहे वो बांसवाड़ा गए, चाहे मानगढ़ गए, और जो 2-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे भी मुखातिब होने का मौका मिला। तो यहां की भी नब्ज पहले भी एक अंदाजा लगा, और पिछले 5-6 दिनों से मैं जिस तरह से कोटा से शुरू हुआ, कोटा, बूंदी, टोंक, जयपुर, फिर भरतपुर, फिर अलवर, जयपुर ग्रामीण, फिर सीकर, और कल जोधपुर सुबह सौभाग्य मिला वहां की कचौड़ी खाने का। उसके बाद पाली, आज सुबह नाथद्वारा, और अभी आप लोगों के बीच में आने का एक सौभाग्य मिला। लगभग 10-12 जिलों को देखकर और यहां की पूरी नब्ज को देखने के बाद जनता का आशीर्वाद जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। और इसका जिस नीति और जिस इरादे के साथ इस सरकार को चलाया, जो तमाम योजनाएं हमने प्रदेश भर में चलाई, जिस तरह से महंगाई की मार को कम करने के लिए तमाम योजनाएं हम लेकर आए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से 25 लाख का चाहे वो बीमा योजना हो, चाहे 10 लाख का बीमा योजना हो, और चाहे हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे विभिन्न क्षेत्रों में नर्सिंग कॉलेज की बात हो, चाहे सैकड़ों सामान्य कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे 100 के करीब महिला कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे अंग्रेजी विद्यालय खोलने की बात रही हो, 500 रुपए के सिलेंडर की बात रही हो, हमने हर दिशा में जिस तरह से 5 वर्षों तक इस सरकार ने कार्य किया, आज उसी का नतीजा है कि माननीय अशोक गहलोत जी जिस भी क्षेत्र में जा रहे हैं, जहां पर भी रैली कर रहे हैं, एक भारी हुजूम उनके स्वागत के लिए उमड़ रहा है। अभी हमारा सकारात्मक एजेंडा है। हम पॉजिटिव एजेंडे के साथ राजस्थान की जनता के बीच में जा रहे हैं, और पॉजिटिव एजेंडे के साथ ही जो अगला कदम है हमारा, वो आप लोगों ने भी देखा कि हमारी जो ये 7 गारंटियां हैं, हम इन 7 गारंटी के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता आकलन करे, हमने 5 वर्षों तक जो काम किया, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हमने 2 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी, और लगभग 2 लाख के करीब सरकारी नौकरियां पाइपलाइन में हैं। हमने किस तरह से जीडीपी ग्रोथ रेट जो 3.25-3.5% के बीच में थी, उसको हम 11% से ऊपर लेकर गए। किस तरह से तमाम योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे तमाम और चीजें रही हों, हमने सर्वांगीण विकास करने का राजस्थान का काम किया, और राजस्थान प्रदेश को आज
एक मॉडल प्रदेश के तौर पर पूरे देश के सामने रखा। किस तरह से कोरोना काल में भीलवाड़ा मॉडल, किस तरह से वहां पर भीलवाड़ा में दवाइयां पहुंचाई गई और तमाम चीजें की गई, ये पूरे देश ने देखा और भीलवाड़ा मॉडल भी एक चर्चा का विषय रहा। लंपी पूरे उत्तर भारत में एक महामारी के तौर पर आई, लेकिन राजस्थान अकेला एक राज्य था जिस राज्य ने लंपी वायरस से निपटने के लिए उस समय पर, चाहे वो गॉटपॉक्स का इंजेक्शन रहा हो और चाहे बाद में 40,000 के मुआवजे की बात रही हो, अगर किसी ने काम किया तो वो पूरी तरह से राजस्थान की सरकार थी। ना हरियाणा ने किया, ना पंजाब ने किया, ना मध्य प्रदेश ने किया, ना उत्तर प्रदेश ने किया। मैं समझता हूं कि चिरंजीवी योजना से जिस तरह से लाखों लोगों का भला हुआ, लाखों लोगों को उस योजना का बेनिफिट मिला, फायदा मिला, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और उसी का नतीजा है, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हो, चाहे अच्छी शिक्षा हो, कि राजस्थान आज दूध के उत्पादन में भी नंबर 1 हिंदुस्तान में हो गया। जबकि एक शुष्क प्रदेश है, ड्राईलैंड एरिया है, बारिश की बहुत बड़े क्षेत्र में कमी है, उसके बावजूद दूध उत्पादन में पूरी तरह से जो मुआवजा दिया गया, जो सब्सिडी दी गई, 5 रुपए से लेकर कई जगह पर ज्यादा भी दिया गया, मुझे लगता है उस बोनस की वजह से ही किसान भी खुशहाल हुआ। और आज हम किस तरह से राजस्थान को विकास के पथ पर ले जा रहे हैं, गारंटी हमने इसके कंटिन्यूएशन में दी। उन 7 गारंटियों को हम आज अपना पूरी तरह से वचन पत्र कहते हैं कि ये हमारी गारंटी है, ये हमारा वचन है। उसमें सबसे पहला जो गृह लक्ष्मी है कि हर जो गृहिणी महिला मुखिया होगी उसको सालाना वार्षिक तौर पर 10,000 रुपए मिलेंगे। आपदा में कोई दुर्घटना होती है, आपदा से संबंधित, उसका भी एक मुआवजा हमने 15 लाख रुपए रखा है। गोधन को और ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ में जिस तरह से गोबर को खरीदकर उसको खाद में कन्वर्ट किया गया, 2 रुपए किलो गोबर खरीदने का भी हमने गोधन को बढ़ाने के लिए हमने अगला कदम ये 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदने की जो हम आज गारंटी दे रहे हैं, इससे गरीब जनता को और किसान को फायदा होगा। और इसी कड़ी में आगे हम किस तरह से बच्चियों को आगे पढ़ाएंगे, किस तरह से हम लैपटॉप कॉलेज जाने वाली बच्चियों को देंगे, स्कूटी का प्रावधान करेंगे, और यहां तक के जितने भी कॉलेज और स्कूल अभी हमने नए खोले हैं उनमें आगे नए क्लासरूम बनाए जाएंगे और वजीफे की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा। इसी कड़ी में क्योंकि राजस्थान का बच्चा मेहनत बहुत करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र का परिवेश होने के कारण कई बार उनको हिंदी माध्यम की वजह से उतना प्रोत्साहन नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा की गारंटी हम हर बच्चे को अगले आने वाली 5 साल की जो हमारी सरकार है, जो हमारा विजन 2030 का है अशोक गहलोत जी का, उसमें हम हर हाल में अंग्रेजी शिक्षा को वहां पर एक एक बच्चे तक पहुंचाएं। पूरे देश में देखा कि जब से मोदी जी की सरकार केंद्र में आई है, कहीं ना कहीं जितने हमारे रिटायर्ड लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनको बड़ी भारी दिक्कत हुई। और उसमें एक बहुत बड़ा कारण रहा कि इन लोगों ने जो हमारी पुरानी पेंशन की स्कीम थी उसको समाप्त किया। हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर चुके हैं और आगे भी उसको आगे बढ़ाएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम हम नहीं जानते कि भारतीय जनता पार्टी क्यों उसकी खिलाफत करती है, क्यों उसके खिलाफ है, जबकि एक व्यक्ति अपनी सैलरी के बेस पर अपना इनकम टैक्स भी देता है और वो पूरी राज्य की सेवा करता है, देश की सेवा करता है, और उसका बुढ़ापा जो है पूरी तरह से इनसिक्योर हो जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है
कि भारतीय जनता पार्टी ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करने पर आमादा है। ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ साथ क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है, हम 500 रुपए का सिलेंडर जो अभी तक मिल रहा है, दे रहे हैं, सरकार उसके सब्सिडी का पैसा दे रही है, इसको हम 1 करोड़ से ज्यादा लोगों तक इस सब्सिडी को और 500 रुपए के सिलेंडर को पहुंचाएंगे, ये हमारी गारंटी है। सकारात्मक चुनाव प्रचार पर विश्वास रखती है। दूसरी तरफ हमारा जो विपक्ष है वो पूरी तरह से नकारात्मक प्रचार करके कहीं ना कहीं राजस्थान की इस पवित्र भूमि को प्रदूषित करना चाहता है, लोगों के मनों में फर्क डालना चाहता है। कहीं ना कहीं वो राजस्थान का जो विकास हो रहा है उसको अवरुद्ध करना चाहता है। राजस्थान की जो जनता है, जो शांति प्रिय है, उसके मन में कहीं ना कहीं खटास पैदा करना चाहता है। हमें पूरी उम्मीद है कि राजस्थान की जनता इस बार उनके मंसूबों को किसी भी रूप में, किसी भी हाल में फलीभूत नहीं होने देगी। जो अंग्रेजों से वो सीख कर इस गंगा जमुनी तहजीब जिस तरह से यहां पर हम रहे, उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करना चाहते हैं। हम केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं, 9.5 साल से आप लोग सत्ता में हैं, आप बताएं मोदी जी, आपने कौन कौन सी यहां पर योजनाएं ऐसी हैं जिनका फायदा यहां की सरकार को, यहां के लोगों को हुआ। हम पूछना चाहते हैं, ईस्टर्न कैनाल का जो प्रोजेक्ट था हमारा राजस्थान का, जिसके लिए राजस्थान की सरकार ने धन भी आवंटित किया, उसके लिए आपने क्या किया? उस प्रोजेक्ट को क्यों नहीं चालू किया? अब बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पहले सबसे पहले हिसाब दीजिए। आज आप कह रहे हैं कि गेहूं का 2700 रुपए समर्थन मूल्य दे देंगे। पहले इस बात का जवाब दीजिए कि एमएसपी अभी तक लागू क्यों नहीं किया आपने, और बाकी के जहां पर आपके राज्य हैं वहां पर 2700 क्यों नहीं दे रहे हैं आप? छत्तीसगढ़ में आप 3100 देंगे, मध्य प्रदेश में 3000 देंगे, और राजस्थान जहां पर पैदावार इन दोनों राज्यों की तुलना में कहीं ना कहीं प्रति हेक्टेयर जलवायु के कारण, मौसम के कारण पैदावार कम है, जल यहां पर कम है पानी सिंचाई के लिए, यहां 2700 देंगे। तो ऐसा क्या कारण है कि वहां ज्यादा देंगे और यहां कम देंगे? इसका केवल एक कारण है, एक कहावत है कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना इनकी सरकारें कहीं आएंगी, और आप कोई भी किसी भी रूप में किसी भी तरह से कोई भी घोषणा कीजिए और चले जाइए। आज इनको सब कुछ याद आ रहा है। इस तरह के वायदे इन्होंने 2014 से लेकर अभी तक बहुत सारे किए। 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, रैपिड रेल चलेगी, और पता नहीं क्या क्या वायदे इन लोगों ने किए। उसी में से किसानों से जुड़ा हुआ एक वायदा यह भी था कि 2022 तक किसानों की आय डबल हो जाएगी। हर व्यक्ति के छत होगी सर के ऊपर, छत के नीचे नल होगा, नल के नीचे जल होगा, और जल में बाल्टी होगी और बाल्टी में डब्बा होगा। इस तरह के वायदे तमाम करते हुए चले आ रहे, और आज हालत यह है कि किसानों के एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं 2016 के बाद, उनकी आत्महत्या के आंकड़े पब्लिश करने आपने बंद कर दिए। आप कोई आंकड़ा बाहर नहीं आने देते हैं, आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं। मानगढ़ आए तो कहा कि मानगढ़ को हम राष्ट्रीय स्मारक बनाएंगे, आज बरसों हो गए उसके ऊपर कोई काम नहीं करते हैं आप। आपने कहा कि साहब हम अब दीदियों को जो है लखपति बनाएंगे। अरे भाई कैसे बनाएंगे, उसका कोई रोड मैप नहीं है। यही पिछले बजट में भी था, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का इनका लक्ष्य था, लेकिन बजट गए आज लगभग 9 से 10 महीने हो गए, अभी तक कोई उस पर कोई रूपरेखा नहीं है। लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलो और चले जाओ। तमाम चीजें इनकी ऐसी हैं, केवल और केवल घोषणाएं हैं। और अभी जो तमाम लीडर्स इनके आ रहे हैं, उनसे हम चाहेंगे कि मीडिया का जो हमारा
प्रमुख एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो इनसे सवाल करें। आप हमसे कड़वे से कड़वा सवाल कीजिए, आलोचना कीजिए हमारी सरकार की, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन केंद्र सरकार से भी पूछिए कि 9.5 वर्ष में आपने क्या किया। अभी गडकरी साहब वहां जोधपुर गए हुए थे, वहां कह रहे तमाम योजनाओं को रोकने का काम किया, इतने विद्वेष से काम किया कि नेशनल हाईवे दिल्ली से जयपुर जो है वो कितनी बुरी तरह से टूटा हुआ है, उसको मत बनाओ, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, लोगों को दिक्कत में डालो। विद्वेष की सरकार केंद्र में चली। मुझे लगता है कि पूरी तरह से आज ये लोग एक्सपोज हो गए हैं और इनके पास कोई भी सकारात्मक बात कहने के लिए नहीं। मध्य प्रदेश में गए, 18.5 साल सरकार चलाने के बाद भी प्रभुराम की शरण में जाना पड़ा, प्रभुराम के मंदिर के फोटो लगाकर प्रचार करना पड़ा। प्रभुराम सबके, हम भी प्रभुराम की शरण में, लेकिन वोट मांगने के लिए आप 18.5 साल की सरकार चलाने के बाद जाते हैं, ये दुखद है। मैं लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ से हाथ जोड़कर करबद्ध कांग्रेस पार्टी की तरफ से निवेदन करना चाहूंगा कि जो अच्छी चीजें हमने 5 साल में की और जो हमारा ये 7 गारंटी का कार्यक्रम है, इसके बारे में आप जनता तक जागरूकता पहुंचवाएं। हम हाथ जोड़कर जनता के दरबार में हैं और हमें पूरा भरोसा है कि राजस्थान की जनता सकारात्मक सोच, राजस्थान के विकास, राजस्थान की अगली पीढ़ी के विकास, माननीय अशोक गहलोत जी, राहुल जी, खड़गे जी, इन सभी के विजन पर मोहर लगाते हुए हमें इस बार पुनः राजस्थान में आशीर्वाद देने जा रही है। इसी कामना के साथ मैं अपने शब्दों को यहां विराम देता हूं। आपके जो भी प्रश्न हैं एक एक करके सादर आमंत्रित। हमसे सवाल पूछते हैं। अब मैं वापस आता हूं, जिस समय पर 2018 में वसुंधरा राजे जी की सरकार गई थी, ग्रोथ रेट जीडीपी की 3.25 से 3.5% के बीच में रही है 5 साल की एवरेज। आज 11.04%। अगर विकास होगा, पैसे का सदुपयोग होगा, पैसे का सदुपयोग होकर तभी जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगी। और राजस्थान का जिस रेट से ग्रोथ हो रही है, मुझे लगता है कर्जा भी दिया जाएगा और हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। बीजा 5.25 लाख करोड़ का कर्जा है और जीडीपी ग्रोथ रेट दोनों की आज राजस्थान से पीछे। एक मौका आएगा 2030 तक ये पैसा भी चुकाया जाएगा और राजस्थान सबसे समृद्ध प्रदेश होगा। शर्मा साहब, इस बार राजस्थान के अंदर आपने कहा कि पशुधन के अंदर पहला है जो टोटल क्राइम है वो सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर है, तीसरे नंबर पे गुजरात है और 12वें नंबर पर राजस्थान है। महिलाओं के ऊपर टोटल अपराध में 1 नंबर पर यूपी है, 2 पर महाराष्ट्र है, 3 पर दिल्ली है, 4 पर बिहार है। जहां तक रेप की बात है, बहुत दुखद है किसी भी प्रदेश में किसी महिला का बच्ची के साथ रेप होना। और उसके आंकड़े जो आप कह रहे हैं बात, मैं उससे स्वीकार करता हूं। उसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि एफआईआर कंपलसरी यहां पर किसने की? गहलोत सरकार ने की। लेकिन गहलोत सरकार ने किसी भी रेप के आरोपी को बचाने का काम नहीं किया। गहलोत सरकार ने हाथरस जैसा यहां पर कांड नहीं होने दिया कि रात को 2 बजे उस रेप पीड़िता बच्ची को प्रशासन ने मिट्टी का तेल डालकर जिस तरह से उसकी अंतिम क्रिया की। कठुआ जैसा कांड नहीं हुआ। 8 साल की बच्ची के साथ बीजेपी के तमाम लोगों ने रेप के आरोपियों के साथ रैलियां निकाली भाजपा वालों ने। मणिपुर में जो हुआ वो पूरे देश ने देखा, दुखद है। लेकिन राजस्थान पहला राज्य है जिसने इसके खिलाफ विधेयक लाकर कानून बनाया। भाजपा वालों से हम पूछना चाहते हैं, क्या इस तरह का कानून आप उत्तर प्रदेश में बनाएंगे? और अगर नहीं बनाएंगे तो हमसे सवाल मत पूछिए। जिस समय पर वसुंधरा जी की सरकार गई,
यहां पर कन्विक्शन रेट आज भी नेशनल एवरेज से 3 गुना ज्यादा है। जिस समय पर वसुंधरा जी की सरकार गई, पेंडेंसी रेट 51% था, आज 11.5% है। ये गहलोत साहब की सरकार की अचीवमेंट है। फिर भी अगर उस दिशा में हमसे कोई कमी रही है, 3 दिसंबर के बाद उस पर और सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन भाजपा वालों को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि मध्य प्रदेश में उज्जैन में जब बच्ची, अबोध बच्ची कई घंटे तक घूमती रही, मैं उससे आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूं। कम से कम भाजपा वाले तो ना बोले। कहावत है कि छाछ तो बोले बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। भूल गए वो चिन्मयानंद को और कठुआ को, उन्नाव को भूल गए वो लोग कि उनका एक सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसके ऊपर पूरी तरह से एफआईआर छोड़िए, चार्जशीट में कहा गया कि उसने गलत तरीके से पहलवान बच्चियों को छुआ, उसके ऊपर एफआईआर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। तो कम से कम बीजेपी वाले हमसे सवाल ना पूछे। छत्तीसगढ़ जयपुर कि सोने से, आलू से सोना निकलने का, अरे तुम्हारा खुद का बयान है, उसको फिर आप कांग्रेस के ऊपर चेप कर चले गए। पीड़ा हमें भी होती, हम भी चाहते हैं कि गहराई में जाया जाए देश की। देश का प्रधानमंत्री 80 और 20 और शमशान और कब्रिस्तान और रामजादे और हरामजादे के नाम पर वोट मांगता है। दुख हमें भी होता है। जो लोग अपने यहां उत्तर प्रदेश में पुलिस के सिपाहियों को नहीं बचा पा रहे हैं, वो यहां आकर ज्ञान दे रहे हैं हमें। आसाम में घुसपैठ नहीं रुकती है, उनके मंत्री के बेटे कनाडा में जाकर गांजे की खेती कर रहे हैं, उत्तर हम देते घूम रहे हैं। आज भी दुर्भाग्य है देश का। एक वो रिया चक्रवर्ती बच्ची थी, एक 10 ग्राम की पुड़िया के चक्कर में नोएडा की मीडिया ने बूम उसके मुंह में ठोक दिया। आज किसी नोएडा की मीडिया की हिम्मत है कि जाके वो अडानी के पोर्ट के बाहर जाकर लाखों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जा रहा है, एक शो कर दे जाकर वहां पर। पीड़ा हमें भी होती है। आपने जिस मीडिया वर्ग का नाम, हम शांति से सवालों का भी जवाब देंगे। मैंने कहा आपको कटु से कटु आलोचना करने का कांग्रेस को अधिकार है, आप खूब करें। भाजपा ईडी का डायरेक्टर 5 साल तक सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इलीगल तरीके से बैठा रहा। 2G पर पूरा देश बदनाम कर दिया। 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया। देश का गृह मंत्री अभी भी बेशर्मी से अभी भी वोट मांग रहा है उसके लिए, और सब के सब बरी कर दिया आते 1 साल के अंदर। कहां गया वो लोकपाल बिल, कहां गया वो अन्ना हजारे, आरएसएस का पिट्ठू। निर्भया केस हुआ तो निर्भया फंड के आज तक पैसे उपयोग नहीं हो रहे। निर्भया फंड का सारा पैसा मोदी जी के एडवर्टीजमेंट पे जा रहा है। हम अपनी गारंटियों की बात करें तो गोबर में भी दिक्कत है, फ्री देंगे या पैसे से देंगे। आलोक जी, जो 7 गारंटियां हैं उसमें से जो गृहलक्ष्मी योजना है, हर राज्य की अपनी इकोनॉमी अलग है। कर्नाटक एक पहले से ही डेवलप्ड स्टेट रहा है। कर्नाटक की इकोनॉमी का मध्य प्रदेश से तुलना नहीं कर सकते, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी की तुलना राजस्थान से नहीं कर सकते। हर राज्य का अपना एक अलग इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है। मुझे लगता है कि बहुत सोच समझकर माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि जो हम वायदे पूरे कर सकते हैं उन्हीं की हम घोषणा करें। हम 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, उसके बावजूद ग्रोथ रेट आगे बढ़ाई है हमने। मुझे लगता है कि सोच समझकर ये तमाम घोषणाएं की गई। राजस्थान में ही मैंने कहा लगभग 10 जिलों में मैं गया और आदिवासी भाइयों के लिए जिस तरह से कार्य हुए, जिस तरह से उनको महंगाई की राहत और तमाम चीजें हमने ली, हमें पूरी उम्मीद है कि जो वोट कटवा कुछ पार्टियां आई वो उतना वोट नहीं काट पाएंगी कि हमें डैमेज कर पाए। जिस तरह से मध्य प्रदेश में आदि तमाम चीजें रही हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि आदिवासी भाइयों का राजस्थान में पूरा आशीर्वाद मिलेगा। और मैं प्रामाणिकता के साथ ये इसलिए कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मैं लगभग 1 महीने रहा। बहुत इंटीरियर, डिंडोरी और तमाम जगह जहां पर आदिवासी बहुत
ज्यादा बड़ी तादाद में हैं। बहुत भारी तादाद में, बहुत भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी को उन्होंने आशीर्वाद दिया। आलोक जी,